अपने स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए और बताइए कि ये गाड़ियां किसकी लग रही हैं। निश्चित ही आपके मन में ख्याल आया होगा कि ये तो किसी धार्मिक यात्रा की गाड़ी लग रही है, मगर नहीं, यूपी पुलिस की गाड़ी है ये। अब खबरदार, कोई ये नहीं कहेगा कि यूपी पुलिस का कौन सा धर्म हो गया, क्या राज्य का कोई धर्म होता है। ये सब बातें संविधान में लिखी हो सकती हैं, लेकिन अमृत काल में इस तरह का संविधान लागू नहीं होता। यदि होता तो ये फोटो नहीं होता। मामला बस यहीं तक नहीं है, यूपी पुलिस के कई कारनामे सामने आए हैं। सवाल है कि क्या अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता? क्या हमारे समाज का कुछ नहीं हो सकता? क्या हम सबको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? क्या हम बर्बादी के उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुके हैं जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है? इस तरह के कई सवाल मन में उठते हैं जब अमृत काल की जमीनी हालात को बारीकी से देखा जाता है। अभी 2-3 खबरें मैं आपके सामने रखूंगा और आप खुद ही महसूस करिए कि जो लोग समाज के अगुवा होते थे, जो समाज को दिशा दिया करते थे, यदि वही समाज का हिस्सा अपने ही समाज को बर्बाद करने पर उतारू हो जाए तो फिर उम्मीद कहां बचेगी। यूपी पुलिस के कुछ नए और गजब कारनामे सामने आए हैं जो कि राम राज्य का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं और रक्षक के भक्षक होने का स्पष्ट प्रमाण भी देते हैं। उधर तमाम शैक्षणिक संस्थानों में बैठे जिन लोगों की जिम्मेदारी है साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना, समाज को शिक्षित करना, लगता है सत्ता की चरण वंदना में उन्होंने अपनी आत्मा तक को गिरवी रख दिया है। इसी बीच झारखंड में वहां के बेरोजगार युवाओं ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। आज उनके आंदोलन को लगभग 1 सप्ताह हो रहे हैं। झारखंड के युवाओं की क्या समस्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। इन्हें पत्रकार सचिन गुप्ता ने शेयर करते हुए बताया है कि यूपी की मुरादाबाद पुलिस ने कांवड़ यात्रा रोड पर गश्त करने के लिए अपनी एक गाड़ी को कांवड़ जैसा रूप दे दिया। अब आप दर्शक भी बजाइए ताली। साल 2024 के चुनाव से पहले जब भाजपाई लोग कह रहे थे कि 400 सीट आएगी तो संविधान बदल देंगे, नहीं आई तो विरोधी कहने लगे कि अब कैसे बदलोगे। उस दौरान भी हमने कहा था कि बीजेपी आरएसएस को संविधान बदलने की जरूरत ही नहीं है, संविधान वैसे ही पड़ा रहेगा, धूल फांकता रह जाएगा। उसकी अहमियत तो तब है ना जब आप उसको सम्मान दें, उसको माने, उसको अमल में लाएं, वरना तो वो खाली एक किताब है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, और भी ना मानो तो गंदे नाले का पानी। शायद भाजपा इस सिस्टम के लिए संविधान की भी वही अहमियत है। एक बार फिर से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और हमेशा की तरह बीजेपी का दोहरा चरित्र भी सामने आने लगा है। वही हिंदू युवा जब रोजगार की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, पेपर लीक पर सवाल उठाते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो पुलिस उन पर गोलियां चलाती है, उन पर पैलेट गन तान दिए जाते हैं, फायर किया जाता है, लाठियों में कीलें लगाकर मारी जाती हैं, डंडे से करंट लगाया जाता है, फेस रिकॉग्निशन कैमरा लगाकर उनकी पहचान की जाती है, मुकदमे दर्ज होते हैं, घर वालों तक को प्रताड़ित किया जाता है, और तो और उनके भविष्य को बर्बाद करने की धमकी दी जाती है। अदालतों से भी राहत नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं देता। वही हिंदू युवा जब कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो इस पुलिस का व्यवहार ऐसा हो जाता है कि दुनिया की हर पुलिस देख के शर्मा जाए। यानी एक बात तो तय है कि यदि सरकारी सिस्टम और सरकार पुलिस को अच्छा व्यवहार करने के लिए आदेश दे, निर्देश दे, तो ये पुलिस बहुत अच्छा व्यवहार भी कर सकती है और करती है। लेकिन रोजगार मांगने वालों के खिलाफ, अपना हक मांगने वालों के खिलाफ, सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ सरकारी आदेश के कारण ही पुलिस खराब हो जाती है। आप कहेंगे कि कांवड़ यात्रा निकालने वाले तो बेचारे भक्त हैं, वो तो कुछ गलत करते ही नहीं, इसलिए पुलिस उनके साथ अच्छा व्यवहार करती है। तो ये बात बिल्कुल झूठ है। आप देखिए कि कांवड़ यात्रा के लिए बड़े बड़े हाईवे बंद कर दिए जाते हैं, कहीं एक साइड का, कहीं दोनों साइड का रास्ता बंद कर दिया जाता है। सचिन गुप्ता ने ही बताया है कि कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में भी 3 अगस्त से 12 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और मदरसा भी बंद कर दिया गया। यानी यात्रा निकालने के लिए रास्ते खाली कर दिए जाएंगे, ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, मदरसा बंद। मगर यही हिंदू युवा जब रोजगार मांगते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, तो इन्हें सड़क पर बैठने नहीं दिया जाता। जानबूझकर अन्य सड़कों को बंद करके माहौल बनाया जाता है कि देखो ट्रैफिक रोक दिया, ये बहुत बुरे लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। रोजगार मांगने पर लाठी मिलती है, गोली मिलती है, लेकिन यात्रा निकालने पर, कांवड़ यात्रा निकालने पर ये देखिए, मेरठ के एडीजी भानु भास्कर मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने लिखा है कि भानु भास्कर उसी मेरठ जोन के एडीजी हैं जो मेरठ के एसएसपी ने ईद के दौरान मस्जिद के बाहर नमाज अदा करने पर न सिर्फ एफआईआर किया बल्कि मुसलमानों का पासपोर्ट जब्त करने का भी आदेश दे दिया था। यहाँ जाकिर ने मुसलमानों के साथ होने वाले भेदभाव को उजागर किया है, लेकिन असल बात यह है कि सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा फ्रॉड तो इस देश के हिंदू युवाओं के साथ हो रहा है। यानी वो कांवड़ यात्रा निकालेंगे तो पुलिस उनका साथ देगी, उन पर फूल बरसाएगी, उनको दामाद की तरह पूजा जाएगा, पांव दबाया जाएगा, पंखा चलाया जाएगा, हेलीकॉप्टर से फूल
फूल बरसा देंगे। लेकिन वही हिंदू युवा जब रोजगार मांगेगा तो पटक पटक के कूटा जाएगा, गोली तक मार दी जाएगी, मुकदमे होंगे, FIR होगी। भारत में मुसलमान तो बीजेपी RSS का प्राथमिक और दिखने वाला दुश्मन है, दिखाने वाला दुश्मन है, वो भी घोषित तौर पर, मगर असल दुश्मन कोई और है। और जो असल दुश्मन है उसी का सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ दिख भी रहा है। देश के कई हिस्सों में इन्हीं कांवड़ियों द्वारा हिंसा करने, तोड़फोड़ करने की खबरें भी सामने आई है, वीडियोस सामने आई है। यही देख लीजिए, हरिद्वार में कांवड़ियों ने एक कार तोड़ दिया। हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, साइड में थोड़ा सा टच हो गया तो संस्कारी कांवड़ियों ने पूरी गाड़ी को तहस नहस कर दिया। पुलिस वाले खड़े रहे सामने और वीडियो बनाते रह गए, भूल गए कि पुलिस में भाजपाई सत्ता की पुलिस चाहे किसी भी राज्य की हो, उसका चरित्र एक जैसा है, नो टेंशन, नो अलगाव। वैसे तो पूरे देश की पुलिस का चरित्र एक जैसा है। एक ही क्षेत्र में मुसलमान मस्जिद के सामने नमाज पढ़ लें तो उन पर FIR हो जाती है, पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दे दिए जाते हैं, और वहीं पर रास्ता रोक के कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी फूल बरसाने आ जाते हैं। यही है अमृतकाल, आनंद लीजिए। और ध्यान रहे, प्रथम दृष्टया आपको लग सकता है कि अब्दुल का नाड़ा टाइट हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि नाड़ा अब्दुल से ज्यादा अनुज का टाइट हो रहा है। बस फर्क इतना है कि उसका एहसास थोड़ी देर से होता है, लेकिन एहसास होगा जरूर। अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे थोड़ा सा एहसास हुआ ना, बिहार में हुआ ना AK-47 चला तो। बाकी देखते जाइए। यूपी पुलिस का एक कारनामा ये भी है, बुलंदशहर में एक दुकान के मालिक सलमान खान को पुलिस पकड़ ले गई। सलमान को NDPS एक्ट के तहत केस करने और एनकाउंटर करने की धमकी दे दी गई, और फिर पुलिस वालों ने कहा कि चलो इन सब से बचना है तो 20 लाख रुपया दे दो। सलमान को खूब टार्चर किया गया कथित रूप से। इसके बाद सलमान खान ने 6 लाख रुपया दे भी दिया। अब इस मामले में SO नीरज मलिक और 6 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसे राज्य में गुंडे और डाकुओं की जरूरत है? अरे जहां पुलिस इस सबसे बड़ा गुंडा बन के घूम रही हो, सबसे बड़ी डाकू बन चुकी हो, वहां चोरों, उचक्कों और गुंडों की क्या जरूरत है? यूपी के मुख्यमंत्री झूठ थोड़ी ना बोलते हैं कि सारे अपराधी राज्य छोड़कर चले गए, बेरोजगार हो गए होंगे बेचारे, उनका काम तो पुलिस कर रही है। उनकी बात बिल्कुल सही है यूपी के CM की। अपराध करने का सारा ठेका तो अब यूपी पुलिस के लोगों ने ले रखा है। आए दिन कहीं छेड़खानी, कहीं दुष्कर्म, कहीं फिरौती, कहीं रंगदारी, कहीं हत्या पुलिस वाले ही कर रहे हैं। तो जब सारा अपराध करने का टेंडर पुलिस ने खुद ही ले लिया है, फिर गुंडे और अपराधी रह के करेंगे क्या? बेचारे बेरोजगार हो गए होंगे, क्योंकि उन्हें तो पकड़े जाने का डर भी है। पुलिस वालों को तो ये भी भरोसा होगा कि हमें पकड़ेगा कौन, हम ही तो पकड़ने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है पुलिस वाले अच्छी गुंडाई करेंगे ना। तो कुल मिलाकर निश्चित ही यूपी में अब कोई अपराधी बचा नहीं है। लगता है सब पुलिस में भर्ती हो गए। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, सीक्रेट है, ये बात खुले में मत बोलिएगा, नहीं तो देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा, एनकाउंटर भी हो सकता है और बुलडोजर भी गरज सकता है। अभी गैराज में खड़ा है, थोड़ी देर के लिए रोक के रखा गया है, वरना लोग पूछने लगेंगे ना कि मंदिर में इतनी बड़ी डकैती हो गई, सब BJP RSS वाले थे, मंदिर के चोरों और डकैतों पर तो बुलडोजर नहीं चलाया। बहरहाल रक्षक के भक्षक बनने का एक उदाहरण आपने देख लिया। सोचिए, जब सुरक्षा देने वाले ही भक्षण करने लग जाएं तो मुल्क और समाज का क्या होगा? और ये तो बात सुरक्षा की थी। कोई भी समाज शिक्षा से आगे बढ़ता है तो उसका हाल भी देख लीजिए। पिछले दिनों संसद में नई परीक्षा सुधार समिति पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने समिति के एक सदस्य को गोमूत्र विशेषज्ञ कहा था। इसके बाद देश के 215 कुलपति और शिक्षाविदों ने एक ओपन लेटर लिखा और प्रियंका गांधी की आलोचना किया। यह मसला कितना गंभीर है, इसकी गहराई को समझिए। प्रियंका गांधी ने किसी का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन कहा गया कि उनका इशारा IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर V कामकोटी की ओर माना गया। इन्होंने साल 2025 में, प्रोफेसर ने साल 2025 में कहा था कि गोमूत्र में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और पाचन संबंधी गुण होते हैं। यह भी कह दिया गया कि एक साधु का बुखार गोमूत्र में पीने के बाद ठीक हो गया, कम हो गया। हालांकि उस दौरान भी तमाम डॉक्टर और वैज्ञानिक सोच के लोगों ने इसकी आलोचना किया था। पिछले दिनों खबर आई थी कि मध्य प्रदेश में गोबर या गोमूत्र पर रिसर्च करने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए भाजपा इस सिस्टम ने, और हाथ लगा बाबा जी का ठुल्लू। यानी अब तक कहीं से भी वैज्ञानिक रूप से यह बात साबित नहीं हुई कि गोबर और गोमूत्र में किसी तरह का कोई इलाज है। लोग कहते हैं कि जाहिर सी बात है भाई, गोबर जानवर का हो चाहे इंसान का, वो वेस्टेज होता है। हम जो भी खाते पीते हैं उसमें से शरीर को जो भी काम का लगता है शरीर उसको ले लेता है, बाकी की चीजें बाहर निकाल देता है। अब जिस चीज को शरीर ने पहले ही छांट के बाहर कर दिया हो, आप उसमें जबरिया दवाई ढूंढने लगे हैं, इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। क्या आप अपने शरीर से भी ज्यादा बड़े वैज्ञानिक हैं? यदि हैं तो बताइए, क्या दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक अब तक ऐसी मशीन बना पाया है जिसमें हम चावल दाल रोटी सब्जी डाल दें और बदले में मशीन हमें खून बना के दे दे? नहीं ना। तो प्रकृति की बनाई हुई चीज यानी हमारा शरीर, उसने पहले ही जिस चीज को वेस्टेज बनाकर निकाल
दिया है। आदमी का हो चाहे गाय का हो, उस वेस्टेज में और कितने साल तक दवाई ढूंढोगे भाई। मगर चूंकि गाय और गोबर गोमूत्र के नाम पर राजनीति करना कुछ लोगों के अस्तित्व का सवाल है, इसलिए वहां करना पड़ता है। मगर यहां समझने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी और पूरा विपक्ष परीक्षा में गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामले पर बोल रहा था। देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य संकट में लटका पड़ा है। इतनी बड़ी समस्या पर देश के कुलपति और शिक्षाविद इकट्ठा नहीं हो पाए 215। इन लोगों ने पत्र लिखकर सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखाया, परंतु प्रियंका गांधी ने एक प्रोफेसर की गोमूत्र वाली टिप्पणी और दावे पर कटाक्ष कर दिया तो 215 कुलपति और शिक्षाविद इकट्ठा हो गए, ओपन लेटर लिखने लगे। यानी इन्हें देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, देश की शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी से भी कोई मतलब नहीं है। आपके बच्चों के लिए ये इकट्ठा नहीं होते, ये इकट्ठा तब होते हैं जब बीजेपी आरएसएस की विचारधारा पर हमला होता है। उम्मीद है जिस प्रोफेसर ने यह दावा किया था गोमूत्र पीने से बुखार ठीक हो गया, उनके घर में बुखार की कोई दवाई कभी प्रयोग नहीं होती होगी। और जिन 215 कुलपतियों और शिक्षाविदों ने गोमूत्र वाली टिप्पणी पर प्रियंका गांधी को ओपन लेटर लिखा, उनके खानदान के लोग भी और स्वयं भी बुखार की दवाई नहीं लेते होंगे, गोमूत्र पी के ठीक हो जाते होंगे। सोचिए कि देश में कैसे कैसे कुलपति बनाए जा रहे हैं, कैसे कैसे शिक्षाविद पैदा हो गए। ऐसे लोगों को शिक्षाविद भी किस मुंह से कहा जाए जो करोड़ों छात्रों के भविष्य पर एक लाइन नहीं बोलते और गोमूत्र गोबर के मामले पर ओपन लेटर लिखने लगते हैं। शायद इन्हें मालूम है कि उनके बच्चों को कौन दिक्कत है। अरे पेपर लीक से फायदा भी तो उन्हीं लोगों को मिलता है ना जिनके पास ढेर सारा माल होता है। दिक्कत तो उन मिडिल क्लास वालों के लिए है जिनका जन्म केवल टैक्स भरने और लाठी खाने के लिए हुआ है। यही उनकी नियति बन गई है। झारखंड का ये मामला भी देख लीजिए। यहाँ पर भी रांची में युवाओं ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, ओएमआर सीट में हेराफेरी, सीटों की खरीद बिक्री और रिजल्ट में गड़बड़ी, भर्ती में देरी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 14वीं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सेवा परीक्षा में प्राइमरी परीक्षा में धांधली के आरोप लगे। 25 जुलाई से रांची में शुरू हुआ ये धरना अब बड़े छात्र आंदोलन में बदलने लगा है। छात्रों की मांग है कि प्राथमिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई हो, आंसर की और मेरिट लिस्ट सब कुछ सार्वजनिक किया जाए, भर्ती व्यवस्था का स्वतंत्र डिजिटल ऑडिट हो। इस मामले में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। सरकार से अब तक कोई समझौता ठोस रूप से नहीं हो पाया है। 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फिलहाल कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 6 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेरने का ऐलान छात्रों ने किया है। यानी सत्ता का चरित्र अब तक हर जगह एक जैसा देखने को मिलता है, कहीं थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज्यादा। कोई गोली मार देता है, कोई लाठी मार देता है, कोई गिरफ्तारी से काम चला लेता है। लेकिन लोगों की बात न सुनने, मनमानी करने और हट करने की आदत सबकी एक जैसी है। देखना यह है कि झारखंड में आदिवासी मूल के मुख्यमंत्री क्या करते हैं। वो भी युवाओं की बात करते हैं, सुधार करते हैं, बातचीत करते हैं या फिर गोली चलवा देते हैं। वैसे इन सभी युवाओं ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अरे क्या जरूरत है नौकरी मांगने की, अमृत काल चल रहा है। बढ़िया से कोई यात्रा निकालिए, कुछ नहीं तो कांवड़ यात्रा ही निकालिए। जगह जगह छोटा छोटा मंदिर बना लीजिए, चढ़ावा आएगा, उसी को चुराइए, लूटिए, खाइए, आनंद लीजिए। नौकरी लेके क्या करेंगे? नौकर ही तो रहेंगे, यहाँ मालिक बन जाएंगे। अब खबरदार, कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि जब हर कोई मंदिर बना लेगा तो चढ़ावा चढ़ाएगा कौन। ये सब देशद्रोहियों वाले सवाल है। हिंदू विरोध मत करिए, युवाओं से कहिए धर्म की रक्षा करें और देखिए कैसे वही पुलिस आपको भगवान बना के पूजेगी, नौकरी मांगेगी तो बढ़िया से पूछ देगी। अब आप सोचिए कि ये सारी स्थिति देखने के बाद क्या व्यवस्था से कोई उम्मीद नजर आती है? फिलहाल ये वीडियो देखिए, झारखंड के रांची से आया है। देखिए, हमारी मांग है कि 14वीं जेपीएससी पीटी का जो परीक्षा हुआ है, पहले तो पेपर लीक होता था, इस बार ओएमआर लीक हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सीआईडी से जांच का आदेश दिए हैं। सीआईडी के जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं है। पिछले बार सीजीएल में भी इसी तरह का पेपर है सो नेपाल में रटाया गया था, जिसका पुख्ता सबूत सीआईडी ने ही दिया था, लेकिन उसको लिपापोती करके और माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटने का काम कर दिए। हम लोग को सीआईडी पर एकदम भरोसा नहीं है। इस सरकार की तोता है, इस सरकार की एजेंसी है। हम लोग अभी हल्ला कर रहे हैं 6 महीना तक सीआईडी से जांच कराएगा और फिर लिपापोती कर देगा, तो हम लोग को सीआईडी पर भरोसा नहीं है। सरकार अगर पाक साफ है तो सीबीआई से जांच करा दे और माननीय मुख्यमंत्री जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। कारण कि जब केंद्र में नीट का पेपर लीक हुआ था तो ये झारखंड के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य गला फाड़ फाड़ करके दिन भर में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सुबह शाम दोपहर, उठतो सुततो, कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। तो अब महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से पूछते हैं कि आप अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा कब लेंगे,
अपने पत्नी अजीता भट्टाचार्य को सीबीआई के हवाले कब करेंगे? सर आपको बता दें कि जेपीएससी जैसे कमीशन से उनके ऑफिस से एगो कागज के टुकड़ा बाहर नहीं निकल सकता है बिना अध्यक्ष के अनुमति के। तो इस बार ओएमआर बाहर कैसे निकला? तो ओएमआर बाहर हमारे ये सुप्रिया भट्टाचार्य जेएमएम के महासचिव के पत्नी अजीता भट्टाचार्य जो कि जेपीएससी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, इन्हीं के माध्यम से ओएमआर को बाहर निकलवा करके और समझिए कि गंवार लड़का से, गंवार कैंडिडेट से पैसा ले करके और रंगवा करके और इस बार 14वीं जेपीएससी पीटी में रिजल्ट कराने का काम किए हैं, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं राहुल कुमार क्रांति हेमंत सरकार में पिछले 6-7 साल में जेपीएससी द्वारा, जेएसएससी द्वारा जितने भी परीक्षाएं हुए हैं सबका सीबीआई से जांच करा देवे, और नहीं तो यही नौजवान अब अभी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, आगे हम लोग सड़क पर उतर करके सरकार के प्रति विद्रोह कर देंगे और माननीय मुख्यमंत्री को झारखंड छोड़ करके बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पार होने के लिए मजबूर कर देंगे। राहुल क्रांति, मैं अभ्यर्थी हूं और टीजीटी का भी मैं परीक्षा पास किया हूं, सहायक आचार्य का भी परीक्षा पास किया हूं। हमसे कम नंबर वाला का नौकरी मिल गया है, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिला है, जिससे मैं अंदर से टूट गया हूं और मैं अब सड़क पर उतर गया हूं। अब मैं जब तक हमारी मांग, हमारे झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ये सरकार बंद नहीं करेगी, तब तक मेरा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। हम लोग पिछले 29 तारीख से मुख्य रूप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे मांगे 4 मांगे हैं। 3 मांगे जो है सो अगर मान ली जाती है तो चौथा मांगे मानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं जो मांग है, पहला जो मांग है हमारा कि 14 जेपीएससी जिसमें बहुत बड़े मामले में धांधली देखने को मिला, उसको तत्काल से रद्द करे और सीबीआई और ईडी का जांच करे। उसमें चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग से भी रिलेटेड चीजें हैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीआईडी भी उसमें, सीबीआई के साथ साथ ईडी भी इन्वॉल्व हो। दूसरी बात कि जितने भी टीडीपीएल ने एग्जाम कराया है उन सबको सीबीआई से जांच कराया जाए, इंक्लूडिंग ईडी। इसी टीडीपीएल एजेंसी ने झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा करवाया था। हालांकि जेएसएससी सीजीएल के बारे में बताता हूं। सबसे पहले 2024 में फरवरी के आसपास में एग्जाम होना था। वो एग्जाम में भारी मात्रा में गड़बड़ी देखने को मिला था, पेपर लीक हुआ था, तो उसमें रद्द हुआ था और फिर से वही एग्जाम 22 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें भी बड़े मात्रा में पेपर लीक हुआ। लोगों को ले जाकर के नेपाल में पेपर पढ़वाया गया। उन सबों को जो पेपर 3 है, पेपर 3 टोटल 150 नंबर की होती है, उसमें से 135 मार्क्स क्वेश्चन मिले उन्हें और उसमें से 120 क्वेश्चन सही पाया गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सीआईडी की रिपोर्ट कह रही है। और उस रिपोर्ट को हाईकोर्ट में ले जाकर के गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया और गलत तथ्य इस रूप में गलत तथ्य रखा गया। कोर्ट में बोला गया कि फ्यू क्वेश्चन, तो बताइए मुझे कि 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन सही पाया जाना, इज दिस फ्यू क्वेश्चन? इज दिस फ्यू क्वेश्चन? कई फ्यू क्वेश्चन होता है? 80% क्वेश्चन आप दे रहे हैं, फ्यू क्वेश्चन है ये सारे बातों को जाकर के मैनिपुलेट किया। सीआईडी ने बात को घुमा करके कोर्ट में प्रस्तुत किया, हमारे पक्षों को दबाया गया और जिसकी वजह से क्या हुआ कि सीजीएल परीक्षा में अंत में हाईकोर्ट ने बोली कि नहीं ज्वाइनिंग दे दीजिए, जबकि वो परीक्षा बिल्कुल फेयर नहीं है। और उसका सबूत इस रूप में आप देख सकते हैं कि आज से ठीक कुछ दिन पहले एक नंदन कुमार नाम का आदमी, एम आई राइट, जो पकड़ाया था, ठीक है, बीएसओ, वो घूस लेते हुए पकड़ाया गया था। 2 महीना के अंदर ही उसका फर्स्ट सैलरी भी नहीं मिला था। और अभी वही और दूसरा आदमी देख लीजिए, अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी, जो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर रहा है। बताइए, और वो आदमी रैंक 2 से पास है। किसी के क्षमता पे हमें शक नहीं हो सकता है कि बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन हमें शक इस बात का है कि जो आदमी मार्केटिंग मैनेजर है वही आदमी रैंक 2 क्यों है? क्या ये क्वेश्चनेबल नहीं है? क्या ये ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन रेज करती है? सोचने वाली बात है। तो इसीलिए सीजीएल को लेकर के हम लोगों को भी कहना है कि इसमें ईडी और सीबीआई को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो बहुत बड़ा है। आप देखिएगा, हमारी टीम की तरफ से इस बात को दिखाया भी गया
कि किस तरह से जो है सो CID, जबकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है। क्योंकि सोचिए, परीक्षा खत्म हो गई सितंबर में, रिजल्ट दे दी गई दिसंबर में, जनवरी में हम बहुत जल्दी अर्ली जनवरी में ज्वाइनिंग भी दे दी गई, और पैसा का लेन देन मार्च तक चलते रहा, और वही 5-7 हज़ार नहीं बल्कि लाखों में ट्रांजेक्शन हुआ है। तो इसको क्या समझा जाए? और इसको CID ने लिपापोती करके खत्म कर दिया। और इसी तरीके के सारे परीक्षाओं में जितने भी परीक्षाएं ली है TDPL ने, JSSC की हो चाहे JSSC की हो, सब पे CBI जांच होनी चाहिए। और एक बात और जो हम लोग रखना चाहते हैं कि अब जो है सो, चूंकि एक बात और आता है OMR वाला खेला जो इसमें 14वीं JPSC में हुआ, कि बाद में बोला गया कि OMR आपका भर दिया गया, 48 क्वेश्चन मात्र वो फिल करता है, बाद में उसको फिल करके उसको दिखाया गया पास। अब हम चाहते हैं कि हमारे OMR सीट में एक 5th ऑप्शन भी रहे, जिसमें रहे कि नॉट अटेम्प्टेड, ऑप्शन E भी रहे जिसमें लिखा रहे नॉट अटेम्प्टेड, कि अगर कोई बच्चा चारों में से कोई उत्तर नहीं देना चाहता है तो नॉट अटेम्प्टेड को क्लिक कर दे, उसको रंग कर दे, बबल कर दे कि हम जो है सो नॉट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर उसमें किसी भी प्रकार के ये कि अंदर से उसको बबल कर दिया गया और उसको पास कर दिया गया, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों का मुख्य मांग ये सारी चीज़ें हैं, और CBI और ED का तो इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही चाहिए, और JSSC और JPSC के उन सारे परीक्षाओं में जिसमें विवाद रहा है। और आज से नहीं, जब से ये सरकार ने आई, पहले तो क्या था, वैकेंसी नहीं आ रही है, और जब वैकेंसी आ रही है तो उसमें सेटिंग पे सेटिंग हो रहा है। और इसका शुरुआत झारखंड में PGT से शुरू हुआ है, PGT हुआ, लैब असिस्टेंट हुआ, म्युनिसिपल हुआ, सारे, और आते आते CGL तक आया, और आज JPSC तक ये मामला पहुंच चुका है। हम लोग ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये सारा चीज करने लगे हैं। हम लोग को हेमंत सोरेन से किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग तो पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग गवर्नमेंट को क्यों डिस्टर्ब करना चाहेंगे? अब जितना भी यहाँ पे आए हुए लगभग किसान के बच्चे हैं सब, पता है आपकी रोपा रोपनी चल रहा है, पूरा धान रोपा हो रहा है, लेकिन सारे बच्चे आज यहाँ पे क्यों? आज हम लोग का उम्र 28-30 साल हो गया है, हम लोगों के पास पारिवारिक जिम्मेदारी भी है। हालांकि हम लोग शादी नहीं किए हुए, लेकिन फिर भी तो परिवार में है कि कार्य में सहयोग करें। हम लोग किसान बैकग्राउंड से आते हैं, सबको खेत में काम सहयोग कर रहे होते हैं। अभी अगर इस प्रकार की घटना नहीं होती तो। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ, मैं गिरिडीह जिला से हूँ। 29 से सर मांगे जो हमारा JSSC और JPSC जो पेपर लीक हुआ है, चोरी हुआ है, वो रद्द हो जाए, और वो CBI जांच के लिए बोला गया है। CBI जांच का मांग है, और जो पकड़ा गया है उसको सख्त कार्रवाई किया जाए, और इस पे हेमंत सोरेन थोड़ा ध्यान दे, बस हमारी यही मांगे हैं, जो कि कर नहीं रहे हैं वो, और हम रोज आ रहे हैं अभी कंटिन्यू इसी के लिए। और क्या बोले सर, हम लोग स्टूडेंट का स्थिति तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्या से क्या बात से बदतर। आज से नहीं, 2023 से हम तैयारी स्टार्ट किए हैं, पर नौकरी का वेट करते करते अब हम लोग का जवानी, आज मेरा 23 साल हो गया, पूरा जवानी ही बर्बाद हो रहा है। अब इससे ज्यादा क्या बोलिएगा। सर मांग पूरी करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि वोट हम लोग दिए हैं उनको, कहीं ना कहीं खड़ा किए हैं। वो हमारे क्या बोले, अभी प्रधान है यहाँ झारखंड के, और खासतौर पे हमारे आदिवासी, हम एक ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उनके ही भरोसे तो उनको वोट दिए थे ना। हम लोग पढ़े लिखे क्यों हैं? ताकि हमें कुछ जॉब मिले। भले ही लड़की, जरूरी नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां नहीं कुछ करती, पर हमारी कुछ इच्छा है कि हम कुछ करना चाहते हैं, और इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, पर हमारा हक किसी और को दिया जा रहा है, तो ये सही नहीं है सर। नाम मत पूछे सर। नाम, मैं यहाँ रांची के रहने वाले, मेरा नाम स्नेहा है सर, यही रांची से हूँ। आप देख रहे होंगे कि हम इससे पहले बापू वाटिका में थे, उसके बाद हम यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा में लगातार बने पड़े। हमारा ये आंदोलन बहुत लंबे समय से है सर, इसकी कोई तय सीमा ही नहीं है। JPSC JSSC ही नहीं, झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं, लोअर लेवल से लेके ग्रुप B तक की सारी नौकरियों में धांधली हो रहा है। आप देख रहे होंगे जब पूरा छात्र संघ आंदोलन कर रहा है तो कैसे कैसे सॉल्वर सिंडिकेट मास्टरमाइंड का नाम इसमें उछालित किया जा रहा है। देखिए रवि है, कल मीडिया में ये आया है। एक बात बताइए, जब जनता इस तरह से
आंदोलन करेगी तभी क्या, तभी इस तरह से इसे उछाला जाएगा। क्यों सिस्टम को ही क्यों ना बदला जाए? हम सब मिलकर के क्यों नहीं, कोई भी सिस्टम हो, किसी भी तरह का तंत्र हो, उन सब के खिलाफ है हम सिर्फ शिक्षा ही क्यों, जहाँ भी भ्रष्टाचार हो वो खत्म हो, क्यों गरीब का बच्चा ही मरे? आप बताइए क्यों गरीब का बच्चा मरे? अमीर सिर्फ अमीर ही क्यों रहे? हम उन सब सिस्टम के खिलाफ है जो हमारे भाई, आप देखिए कितने रात में हम कैसे रहते हैं, हमारे पास कोई वो नहीं है। कोई कहता है ये पॉलिटिकल मंच है, आप बताओ कोई आपको कोई किसी नेता का आदमी दिख रहा है? आपको बताओ, कल आप देखो जैसे जैसे छात्र आंदोलन बढ़ रहा है, 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा 2023 में ये लड़का रवि कुमार पकड़ाया है। देखिए आप, इस पे ऑलरेडी FIR था सर, नोएडा के सेक्टर 58 थाना में FIR दर्ज था। अब बताइए ऐसे ऐसे लोग निकल रहे हैं। हम तो सिर्फ 14वीं JPSC में ग्रहण लगा हुआ है सर, झारखंड के हर एग्जाम में ग्रहण लगा हुआ है। हमारा गला फाड़ फाड़ के खराब हो गया, कब सरकार सुनेगी? इतने दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं, जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये सब दिखा रहा है, तब कुछ लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे धांधली हो रही है। हम कहना चाहते हैं आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, इस गूंज को संसद तक उठाइए। झारखंड में नहीं, देश में कहीं भी भ्रष्टाचार हो, कहीं भी शिक्षा में इस तरह का भ्रष्टाचार हो, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं मैं सबसे आह्वान करूंगी, मैं सारे छात्रों से आह्वान करूंगी, देश के हर छात्र, हर युवा से आह्वान करूंगी कि आप आए और इसे ज्वाइन करें और देखें झारखंड में कैसे गरीब बच्चे, आदिवासी बच्चे, हर तरह हर तबके के बच्चे हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं उससे पहले भी बोल चुकी थी कि इसे मैं राजनीतिक मंच नहीं बनने दूंगी। ये मंच सिर्फ और सिर्फ इन गरीब युवा बच्चों का मंच है जिनके साथ अन्याय हुआ है। आप देखिए किस तरह से हमारे साथ सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। ये सब गरीब बच्चे हैं सर, किसान के बच्चे हैं जिनको खाने तक के पैसे नहीं है, सोने तक के पैसे नहीं है। आप दिखाएं, वो सब दिखाएं। आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आप वो सब दिखाएं जो यहाँ हो रहा है। सरकार हमें प्रोटेस्ट तक नहीं करने के लिए सपोर्ट कर रही है। बताइए, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, सरकार हमें कैसे छीन सकती है? ये फंडामेंटल राइट है, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। हम युवा शिक्षित युवा है। सिस्टम में आप देखिए किस तरह की खराबी है, किस तरह का जर्जर होता जा रहा है सिस्टम। अगर आज का युवा इस तरह से आंदोलन करेगा तो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका कैसे निभाएगा? सर, मैं अर्चना कुमारी, मैं कहूंगी सारे युवा इससे जुड़े जो उस जर्जर सिस्टम के खिलाफ हैं, हमें आए और ज्वाइन करें। मैं आह्वान करूंगी उन सारे छात्र युवा से कि इसे ज्वाइन करें, तभी कल आपके खिलाफ होगा तो हम सब आपके साथ लड़ेंगे। ये मंच सिर्फ और सिर्फ छात्रों का मंच है, जिसको सिस्टम इतना बर्बाद कर दिया कि बिना खाए पीले गला फाड़ फाड़ के हम यहाँ खड़े हैं। अर्चना कुमारी, मैं पलामू से हूँ जी।